हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है 26 ऑफ द जुलाई। आज हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखा जाए तो आज का दिन हमारे हिस्ट्री में कहां पर लाई करता है। तो देखो आज ही के दिन हमारी पाकिस्तान से कितनी बार लड़ाई हो चुकी है अगर देखा जाए तो आपको पता होगा 3 बार। एक बार कब हुई थी? 1965। उस समय कौन पीएम थे? हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। उसके बाद 1971, उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। उस समय क्या बना था? बांग्लादेश। उसके बाद कब हुआ? 1999। और 1999 की जो बैटल हुई थी उसको हमने क्या नाम दिया था? कारगिल वॉर। ठीक है। और कारगिल वॉर जो खत्म हुआ था उसके खत्म होने के बाद इस दिन ये खत्म हुआ था। कब पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था? तो 26 ऑफ द जुलाई 1999। और उस समय हमारे जो पीएम हुआ करते थे वो पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी वाज द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये जो दिन था जिस दिन उनकी आर्मी ने सरेंडर किया, 26 जुलाई 1999, इस दिन को हम बनाते हैं कारगिल दिवस या कारगिल वॉर दिवस के नाम से बनाते हैं। ठीक है। तो आज का दिन किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिंपल से याद रखना, कारगिल दिवस के नाम से जाना जाता है। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इंडिया की पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो विक्ट्री हुई थी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ऐसा इसको हमें याद कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसी टाइम के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उसी टाइम पर पहली बार इंडिया ने ऑफिशियली किसकी टेस्टिंग की थी? न्यूक्लियर टेस्टिंग, जिसको नाम क्या दिया था? पोखरण फर्स्ट। तो हमारा जो पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड है जो ऑफिशियल था, मैंने कहा कब हुए थे? तो याद रखना 11 ऑफ द मे 1998 और उसके साथ साथ 13 ऑफ द मे 1998। और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। हमने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखा दी। हमारे पास भी क्या न्यूक्लियर पावर हो चुका है इंडिया बेसिकली। ठीक है। उसके बाद 1999 वाली बैटल की आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी कि जब बैटल चल रही थी तो पाकिस्तान किसका सपोर्ट रहा है? किसके पास चला गया था आजाद होने के बाद, इंडिपेंडेंट के बाद? तो आपके यूएसए के पास। तो यूएसए हमेशा उसका सपोर्ट करता है। तो इस बैटल में आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आई थी, है ना? उसके अंदर भी बताया गया है कि जब वो वहां पर थे, जब लड़ाई चल रही थी, बैटल चल रही थी, तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, उनका फोन आता है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास कि पाकिस्तान ने ये धमकी दी है कि अगर तुमने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया तो वो तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि ठीक है उनको डाल देने दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर उन्होंने बॉम्ब डाला तो कल का सूरज तो उगेगा, लेकिन जब सूरज उगेगा तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान आपको गायब दिखेगा। ठीक है। और उसके साथ साथ उसके बाद क्या होता है? रेस्ट इज द हिस्ट्री। और आज हम क्या हो चुके हैं? न्यूक्लियर पावर्ड है। हमने वो बैटल भी जीत ली। ठीक है। और जिस दिन ये बैटल जीती थी लास्ट जो हुआ था वो कौन सा था? 26 ऑफ द जुलाई, जिसको हम क्या कहते हैं? कारगिल दिवस। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद की कहानी कभी फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पहली न्यूज आती है, स्टेट्स हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। देखो आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं, और उन शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो उन शेड्यूल्स के अंदर कौन से शेड्यूल की बात करूं? शेड्यूल नंबर 7। इसमें लिखा है कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। और जो डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट है उस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट को कितने पार्ट में तोड़ा हुआ है? 3। एक आती है आपके पास यूनियन लिस्ट। ठीक है। एक आती है आपके पास कौन सी? तो आपके पास स्टेट लिस्ट। एक आती है आपके पास कौन सी? तो आपके पास आती है थर्ड पे कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो दोनों को मिक्स करके बनाई गई। ठीक है। इनके सब्जेक्ट कितने हैं आप मुझे कमेंट करके बताओगे, हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा कि ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट होता है, जैसे डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर, ये सब। ठीक है। एक होता है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे कि कह सकता हूं कि जो आपकी पुलिस हो गई ये सब। ठीक है। एक होता है कंकरेंट जिसपे दोनों का राइट हो सकता है, दोनों उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब। तो बात कर रहा है किसकी? एक केस आया जिसके अंदर आपके सामने फोटो दिख रही होगी, डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजीआई। अब हुआ क्या कि लगभग 86 लोगों ने एक अपील उसमें रजिस्टर करवाई कोर्ट के सामने, और उसमें अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट के लोगों ने ये एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम माइनिंग होती है ना, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं
उन पे जो प्रॉफिट होता है ना, उसके ऊपर जो पैसा है ना, वो सारा टैक्स कौन लेता है? सेंटर। लेकिन अगर आप देखोगे, इस लिस्ट को देखोगे, समझने की कोशिश करना, तो ये जो पूरा का पूरा मैटर है ना, माइनिंग एंड मिनरल्स या लैंड्स एंड द बिल्डिंग्स ऑफ द स्टेट, ये किसका सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट ऑफ ए स्टेट लिस्ट। तो फिर जब सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, तो फिर इसके ऊपर सेंटर क्यों पैसा लेता है? सेंटर को टैक्स नहीं लेना चाहिए इस पे। तो बस इतना सा मुद्दा था। जैसे आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो आया था, आर्टिकल 19 और 21 के बीच में लड़ाई चली, यानी कि दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ। 19 था राइट टू नो, 21 था राइट टू प्राइवेसी। राइट टू नो जीत गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अभी क्या किया, एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या है आपका, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। याद रखना, 9 जजों की बेंच बैठी थी। आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बनाएगी? सुप्रीम कोर्ट क्या बनाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कितने लोगों की बेंच बनाएगी? जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू होगा तो कम से कम कितना? 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे बेंच बनाएगी। ये इसलिए होता है ताकि जब वो डिसीजन आए तो बराबर ना रह जाए, ठीक है, इक्वल ना होना चाहिए। जैसे अभी इस केस में 9 जज बैठे, ठीक है, 9 में से 8:1 में डिसीजन आया, यानी कि एक कह रहा था कि ये सही है, सेंटर को टैक्स लेना चाहिए, 8 लोगों ने कहा नहीं लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या किया गया, जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आया था उसको क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये न्यूज में आ गया। किसका यूज किया गया? आर्टिकल नंबर 145 क्या बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए। सबसे हाईएस्ट बेंच कब बैठी थी? तो याद रखना 13 जजों की बेंच बैठी थी। कब? एक फेमस केस हुआ था 1973, शायद आप लोग जानते होंगे, केशवानंद भारती केस। ठीक है, उस केशवानंद भारती केस में आज तक की सबसे ज्यादा बेंच बैठी थी 13 जजों की, जिसका डिसीजन आया था 7:6 के साथ। ठीक है, ये कुछ बेसिक से पॉइंट ध्यान रखना। अब बात आती है कि जब ये इशू चल रहा था तब किसी ने आर्ग्यू किया कि भाई जो रॉयल्टी होती है ना, तो एक बात समझना, रॉयल्टी टैक्स नहीं होती है। ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अभी सीजीआई ने कहा कल ही कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कंसिडरेशन पेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द मिनरल राइट्स। जो मिनरल राइट्स का जो तुम्हें कह सकता हूं कि तुम उसको निकाल कर बेच रहे हो, उसके लिए तुम जो उसका राइट तुम्हें मिला हुआ है ना, उसका तुम्हें रॉयल्टी देनी पड़ रही है, वो एक्चुअल में टैक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो हुआ क्या, न्यूज कितनी सी है, तो सिंपल सा याद रखना कि लैंड एंड दो बिल्डिंग्स जो थी वो स्टेट का सब्जेक्ट था, लेकिन सेंटर भी उसमें इंटरफेयर कर रहा था। कौन से एक्ट से? तो 1957 के एक्ट से। उसको अभी क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कितने जज बैठे थे? 9 जज बैठे थे। ये सारी बातें हल्की सी थोड़ी सी ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? देखो, यूनियन लिस्ट के एंट्री 54 में लिखा है लॉज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि माइंस, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स के ऊपर जो लॉज बनेंगे ना, कानून बनेंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनेंगे। और इसी के 49 और 50 में लिखा है जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन ऑन द लैंड्स एंड द बिल्डिंग्स कौन लेगा? स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? लॉज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ बेनिफिट भी सरकार ही ले रही थी। ये गलत हो रहा था, तो इसको सरकार ने क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सिंपल सा, इस बात को याद रखना। और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? 13, जो हमें किसकी पावर देता है? जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? सीधा सा हम पढ़ चुके हैं इसको। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्ट मान लो फॉर एग्जांपल पास होता है, मैंने कहा कि कोई लॉ पास हुआ, या तो हुआ होगा वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, या फिर वो हुआ होगा कब? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। लेकिन अगर वो लो, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, अगर वो हमारे किसको वॉयलेट करता है? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, लोगों के, पीपल्स के राइट को वॉयलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको उसी पल, उसी क्षण, उसी मोमेंट पे क्या कर देगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर उसको नल, या फिर इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी, जैसा कि हमने आपके उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो सिंपल सी 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। एंटी डिफेक्शन लॉ, 2 झारखंड एमएलए डिस्क्वालिफाइड। देखो क्या होता है एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये कहानी कब से शुरू होती है तो समझना, 1967 में हरियाणा में एक पर्सन होता है जिसका नाम था गयालाल। ठीक है, अब गयालाल के साथ क्या प्रॉब्लम थी ना, कुछ ऐसा हो रहा था कि मान लो फॉर एग्जांपल 101 लोग, 101, 50 ने कह दिया ऐसा, 50 ने कह दिया ऐसा, एक तरफ 50 एक तरफ 50 है, बीच में एक है।
इसने ये चला गया बीजेपी फॉर एग्जांपल मान लो, तो सरकार बन गई बीजेपी की। इस एक का मूड खराब हुआ, ये चला गया इस तरफ, तो कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर इसका मूड खराब हुआ, फिर ये इधर आ गया, फिर इसका मूड खराब हुआ, फिर ऐसा आ गया। तो ऐसे गयालाल ने 1967 में दिन में 4 बार सरकारें बदल दी। एक बार जनता दल में, फिर एक बार आपके कांग्रेस में, फिर जनता दल, फिर कांग्रेस। बाद में कांग्रेस वालों ने कहा कि जो गयालाल था वो आयालाल हो चुका है, यानी कि गयाराम आयाराम की कहानी बन गई। बेसिकली क्या होता था कि जो एमएलए होते थे या जो एमपीज होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके सरकार को बदलने के चक्कर में क्या करते हैं, जब अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं तो सरकार गिर जाया करती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये हरियाणा में पहली बार देखने को मिली और उसके बाद पूरे भारत में जगह जगह देखने को मिली। तो 1985 में जब हमारे यहाँ पर 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, तब एक अमेंडमेंट हुआ 52nd अमेंडमेंट 1985, और उसमें हमने शेड्यूल नंबर 10 में किसको डाल दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ को डाल दिया। ठीक है। और अगर पूछे एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है, तो देखो अगर एमपी होगा तो आर्टिकल 102 के 2 में लिखा है, और अगर एमएलए की बात करेगा तो आर्टिकल 191 के 2 में इसके बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल नंबर कौन सा है, तो शेड्यूल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना। ठीक है। अब देखो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कैसे होता है, तो सिंपल सी न्यूज है। ठीक है कि उन दो लोगों को हटा दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, तो सिंपल समझना, अगर कोई सिंगल मेंबर पार्टी छोड़कर जाता है तो उसको पहले रिजाइन करना होगा, फिर वो जाएगा। और रिजाइन कर दिया, एमएलए एमपी की पोस्ट है तो चाहे कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है, सरकार में तो हेरफेर हो नहीं सकती। लेकिन याद रखना, जब ये आया था उस समय इसमें कहा गया था 1/3 मेंबर्स अगर एक साथ पार्टी को छोड़ते हैं तो उसके बाद ये माना जाएगा कि पार्टी ही खराब है, उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या कर दिया, 2001 में क्या रूल कर दिया, 1/3 को चेंज कर दिया 2/3 से। तो आज के दिन अगर आपसे पूछे कितने मेंबर्स उसमें अगर एक साथ छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद वो पार्टी ही गलत मानी जाती है, जैसे कि एकनाथ शिंदे वाले केस में हुआ था आज से कुछ पिछले साल। तो कौन सा है, 2/3 मेंबर्स अगर रिजाइन करते हैं तो या पार्टी को लेफ्ट करते हैं तो उनको रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, और उससे कम अगर करते हैं तो उनको रिजाइन करके जाना पड़ेगा, और उससे सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के टाइम पर। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 10 में। आर्टिकल्स पूछे तो आर्टिकल 102 का 2 किसके लिए, एमपीज के लिए, एमएलए के लिए 191 का 2। सिंपल सा ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय द आईओसी। देखो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, पहली बात तो ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे, तो 1896 से। ठीक है। कहां से स्टार्ट हुए थे, एथेंस। ठीक है। कहां पर, ग्रीस। ठीक है। सिंपल सा याद रखना। अच्छा, अभी इस बार कहां पर हो रहे हैं, पेरिस। ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं। कब से स्टार्ट होंगे, 26 जुलाई 2024। ठीक है। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग 206। इस बार का मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है। टोटल इवेंट कितने होंगे, 329, और कितने उसमें स्पोर्ट्स होंगे, 32। कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10,714। आपसे पूछेगा कहां पर, तो पेरिस में। कब से स्टार्ट होंगे, फ्राइडे 26 जुलाई आज से, और कब तक चलेंगे, 11 अगस्त संडे। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमने पहले भी कहा था कि हम उसके ऊपर क्या बना लेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम पूरी डिटेल्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। जैसे कितनी बार इंडिया मेडल जीत चुका है, तो लगभग ऑलमोस्ट 35 मेडल्स हैं इंडिया के पास। ठीक है। तो ये सब बातें हम देख लेंगे, कब कब किस किसने गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी में कब जीता था, कब नहीं जीता था, हॉकी के जादूगर जो हमारे थे, ठीक है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उनके बारे में वो सब कहानियां हम उसमें पढ़ लेंगे। बस अभी के लिए एक एक जो न्यूज तुम्हारे सामने आती रहती है ना, इनको थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, ताकि एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारी चीजें एक साथ हमारे पास मिल जाएंगी। तो एक अलग से फोल्डर बना लेना, एक अलग से ही एक वो बना लेना जिसमें लिख लेना पेरिस ओलंपिक्स, और जो जो डाटा अभी मिल रहा है वो लिख लिया, फिर एक साथ हम वीडियो में उसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें किसकी बात कर रहा है कि जो ओलंपिक ऑर्डर है वो किसको दिया गया है, तो हाईएस्ट अवार्ड है ये, किसको मिला है, तो हमारे अभिनव बिंद्रा को मिला है। ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था, 1975 से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले इसे क्या कहते थे, तो रिप्लेस द ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट। पहले क्या नाम था इसका, ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट। अब इसे क्या कहते हैं, तो आपका ओलंपिक ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मेटा इंट्रोड्यूस ललामा 3.1। देखो व्हाट इज ललामा, व्हाट इज मेटा। मेटा क्या है, तो फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया था, मेटा बन गया। ठीक है। मार्क जकरबर्ग, देखा होगा मार्क जकरबर्ग को एलन मस्क फाइट के लिए बोलता रहता है आजकल, परसों भी आपने सुना होगा। ठीक है। तो ऐसे ही जानते होंगे, सब जानते होंगे, सोशल मीडिया सब चलाते हैं। ठीक है। तो जो मेटा है ना,
अभी आपने देखा होगा एआई बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, मैंने बार बार कहा है एआई के बारे में, है ना। एआई सबसे पहले कब आया था? 1956। कौन लेकर आया था? जॉन मैकार्थे। और जॉन मैकार्थे को क्या कहते हैं? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैंने कहा कि ये एआई है ना, इतना ज्यादा चल रहा है, आपने सुना होगा चैट जीपीटी, उसका जीपीटी 4 भी आ चुका है, ठीक है। सेम ऐसे सब ने अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च कर रखा है। जैसे भारत का कौन सा है? तो भारत का भारत जीपीटी, ठीक है, भारत जीपीटी। ऐसे हर देश ने अपने अपने क्या कर रखे हैं? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो बना रखे हैं सोर्सेज। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलग अलग है, मेटा का अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, ठीक है, सबने अपना अलग अलग बना रखे हैं। बेसिकली कौन सा है? ओपन एआई। कब बना था? 2022 में सैम ऑल्टमैन ने बनाया था। अब एक बात समझना, मेटा 3.1 क्या है? तो सिंपल सा आपसे एग्जाम में पूछेगा, ललामा 3.1 न्यूज में देखा गया था, व्हाट इज दिस? तो ललामा 3.1 क्या है? एक एआई वर्जन है। किसने लॉन्च किया है? तो आपके मेटा ने, जिसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे उनको रिजोल्व कर दिया गया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अभी, अब अगर आप इनिशियली चैट जीपीटी करोगे तो उसमें अगर आप कुछ टाइप करते हो तो बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिल जाती है, तो ये उनको धीरे धीरे ठीक करते जा रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोडिंग कौन कर देगा? तो एआई कर देगा। तो ये जितने भी यूजेज हैं, जितने मिस यूजेज हैं, जैसे आपने कल परसों पढ़ा था टेलीमानस, ठीक है, टेलीमानस किसके लिए आया था? तो आपके आर्मड फोर्सेज के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, उनको सुसाइडल केस बहुत ज्यादा हो रहे थे, अग्निवीर अपने आप को गोली मार दे रहे थे, तो उनके लिए एआई का यूज करके हमने टेलीमानस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ताकि उनको स्ट्रेस से फ्री किया जा सके। एक एआई रोबोट ने सुसाइड कर लिया, वो वाली न्यूज पड़ी होगी। तो एआई हर जगह न्यूज में रहता है, ठीक है। उसके अलावा मोदी जी को और मेलोनी जी को आप तो सब जानते हो, ठीक है, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना किसने लॉन्च किया इसको? तो आपके मेटा ने। नेक्स्ट कौन सा है? इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमूव्ड ऑन सेलिंग प्रॉपर्टी। देखो क्या होता है कैपिटल गेन्स, समझना। अब देखो बजट आ चुका है तो डेली कुछ ना कुछ नई उसमें पढ़ने को मिलेगा, और बाकी एक साथ वीडियो में कैप्चर कर लेंगे। मैंने कहा कि कैपिटल गेन क्या होता है? टैक्स इंपोज्ड ऑन द सेल ऑफ द एसेट। एसेट, मान लो आज मैंने कोई घर खरीदा 50 लाख रुपए में, ठीक है, और उस घर को मैंने बेच दिया 70 लाख रुपए में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख रुपए। और इस 20 लाख रुपए के ऊपर मुझसे क्या ले लिया जाएगा? टैक्स। ये क्या हो गया? कैपिटल गेन टैक्स। यानी जो पैसा मैंने कैपिटल गेन किया उसके ऊपर मुझसे सरकार पैसा ले लेगी। और ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि जो आपका स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आपने कोई स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक रखा, अगर आपने मान लो एक था उसमें लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक उसमें था शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर आपने 1 साल से कम टाइम के लिए रखा तो शॉर्ट, उसको कह दिया टर्म। अगर आपने 1 साल से ज्यादा रखा तो इसको क्या नाम दे दिया? लॉन्ग टर्म। अब इसके ऊपर सरकार ने क्या किया था? शॉर्ट टर्म के ऊपर जो टैक्स बेनिफिट था उसको उन्होंने क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म पे 10 से 12.5 कर दिया था, उसको 15 से 20 कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है? टैक्सेस को बढ़ा रही है। इसलिए तुमने मार्केट में देखा होगा कि टैक्स इतने ज्यादा इंपोज कर दिए गए कि लोग भी अब अपोज करने लगे हैं, ऐसा कहने लगे हैं कि टैक्स है यूरोपियन कंट्रीज जैसे, और लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो आपकी कैसी हैं? सोमालिया जैसी, या कह सकता हूं बांग्लादेश जैसी फैसिलिटी दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो बजट इस बार आया है इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। इन सब चीजों को हम वहां भी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें कितना टैक्स कम, कितना ज्यादा, क्या टैक्स स्लैब रही थी, कौन कौन सी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई, हम उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जस्ट इतना से याद रखना कि कैपिटल गेन्स क्या है जो अभी न्यूज में है, ठीक है, समझ गए ना। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है? अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी 36 मंथ से कम तक है तो शॉर्ट टर्म हो गया, और 36 मंथ के बाद है तो कैपिटल गेन्स हो गया, और उनके ऊपर सरकार क्या लेती है? टैक्स, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, हम बजट वाले उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, सरकार ऐसा कर रही है क्या? पहले ऐसा हो चुका है? तो याद रखना सबसे ज्यादा टैक्स किसके ऊपर, किसके टाइम पर लगता था? मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, जो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी थी उसके टाइम पर सबसे ज्यादा टैक्स था। ऐसा कहते हैं, हिस्ट्री की बुक आप पढ़ोगे तो ऐसा तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि सिर्फ सांस लेने के लिए हवा फ्री थी, हर चीज पर वो पैसा लेते थे। नदी से तुम पानी यूज कर रहे हो तो टैक्स लेते थे, इरिगेशन के लिए नहर का यूज कर रहे हो तो टैक्स ले लेते थे। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारी सरकार कुछ वहीं तक जा रही है। तो एक तरफ वो बेनिफिशियल भी है, सरकार के पास पैसा रहता है, सरकार के पास खजाना भरा रहता है, हम कभी देश मुसीबत में नहीं आएगा। लेकिन गलती क्या है? हमारे नेता इतने ईमानदार नहीं है जितने हम सोचते हैं। तो पैसा है लेकिन वो कहां जा रहा है वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोकसभा या राज्यसभा चैनल देख सकते हो जाके। इंडिया क्रिएट्स लेग रूम टू साइन यूके यूरोपियन यूनियन। देखो होता क्या है, एक वर्ड यहां पर आता है जिसका नाम है
रूल ऑफ ओरिजिन। व्हाट इज रूल ऑफ ओरिजिन? ये हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कल भी पढ़ा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा 50+ कंट्रीज के साथ चलता है ताकि हम ट्रेड को इजिली उसको एक्सेस कर पाए। अब क्या होता है, एक आता है रूल ऑफ ओरिजिन। क्या होता है रूल ऑफ ओरिजिन? देखो, मैंने कहा कि चाइना जो है ना, मैं चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि चाइना मेरे देश में कुछ बेचे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके प्रोडक्ट पे बैन लगा दूंगा। चाइना क्या करेगा? चाइना बड़ा दिमाग वाला है। चाइना क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को कहां पर भेजेगा? मान लो आपके किसी कोई भी कंट्री, मान लो उसने भेज दिया वियतनाम, और वियतनाम से वो प्रोडक्ट मेरे इंडिया में आ रहा है। अल्टीमेटली पैसा तो घूम के चाइना के पास जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है ना, या जो यूके है, इनके साथ हमने क्या किया, रूल ऑफ ओरिजिन एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमें ये बताओगे कि ये प्रोडक्ट बना कब, कहां पे था। ये नहीं कि बना कहीं था, फिर आपने उसको असेंबल कहीं कर दिया, फिर वहां का नाम डाल के हमें बेच रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या चाहते हैं, रूल ऑफ ओरिजिन। तो सिंपल से समझ गए ना, कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको एक डिपार्टमेंट का पता होगा, WTO। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो सिंपल से याद रखना 1995। ठीक है, 1 जनवरी। कितने कंट्री हैं इसमें? लगभग 164। ठीक है, अब एक बात निकल के आती है कि अच्छा, WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मैंने कहा था जो W से शुरू हो, O पे खत्म हो, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा। सिंपल याद कर लेना। अब ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया में ट्रेड को मैनेज करता है। तो ये सारे भी ट्रेड की जितनी रूल्स रेगुलेशंस होंगी, कौन करेगा? WTO। और याद रखना, इसको पहले क्या कहते थे? GATT, गेट। आप मुझे कमेंट करके बताओगे GATT कब बना था। ठीक है, 1940s की बात है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि ये बना कब था, और बाद में इसको WTO कब से कहने लगे? 1995 से। समझ गए ना? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रूल ऑफ ओरिजिन। और ये कब से आया था? उरुग्वे राउंड। जब उरुग्वे में इनकी मीटिंग हुई थी WTO की, तब यहां से क्या स्टार्ट हुआ था? रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अतिशी ऑर्डर्स प्रोब इनटू यूपीएससी एस्पायरेंट। देखो हुआ क्या, अब सोचो, यूपीएससी है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था, कब आया था? तो याद रखना 1926। कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे? तो याद रखना ली कमीशन। ठीक है, ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद यूपीएससी बना। और यूपीएससी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल है? तो याद रखना आर्टिकल 315। ठीक है, 312, 313, 15, 17, 18 सब इसी से लिंक करते हैं। तो 315 में क्या लिखा है आपका? यूपीएससी क्या करता है आपके लिए? सिविल सर्वेंट को क्रिएट करता है, यानी कि छांटता है, तुम्हारे लिए लाता है सरकार चलाने के लिए। मैंने आपसे कहा था हमारी सरकार, या हमारा सरकार को छोड़ दो, हमारा जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। ये बड़े प्राउड की बात होनी चाहिए। और इस डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं। जैसे हमारा घर है, उसके 4 पिलर बने हुए हैं, एक पिलर भी टूट गया तो घर टूट गया समझो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स में से एक कौन है? यूपीएससी। कौन कौन से पिलर हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कौन सा है? इलेक्शन कमीशन। दूसरा पिलर कौन सा आपके सामने? तो आपके सामने जुडिशरी। ठीक है, तीसरा पिलर कौन सा आपके सामने? तो तीसरा आपके सामने आता है यूपीएससी। ठीक है, और लास्ट जो 4th नंबर पे पिलर आता है वो कौन सा? सीएजी। ठीक है, यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा हो गया? 315। सीएजी का 148। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो बजट के पैसे पे करप्शन हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में रिपोर्ट बताता है। ठीक है, उसके बाद है जुडिशियरी। जुडिशियरी का आर्टिकल कौन सा हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 124, हाई कोर्ट की बात करूं तो 214 आर्टिकल्स में। और बात रही इलेक्शन कमीशन, तो आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक पिलर कौन सा? यूपीएससी। अब यूपीएससी का तैयारी करने के लिए बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, कि 3-4 बार अटेम्प्ट देते हैं, कि कोई पहली बार में निकल जाता है, जो भी है। अब हुआ क्या समझना, एक लड़का था जो अपने कॉलेज टाइम में कॉलेज का टॉपर था। ठीक है, और वो तैयारी कर रहा था दिल्ली में, और वो 2 बार इससे पहले प्री निकाल चुका था, मेंस दे चुका था, और इस बार भी वो तैयारी कर रहा था। बारिश का समय चल रहा है। हुआ क्या कि वो अपने घर से बाहर कॉलोनी में निकला, खाना वाना खाने जो भी गया, वो जब आ रहा था तो गलती से उसने कॉलोनी के गेट को टच कर लिया, जहां भी वो कोचिंग में रह रहा था सेंटर पे। जैसे उसने टच किया तो उसमें वायर जो थे ना, जैसे तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है, ऐसे खतरनाक तरीके से वायर इसमें है कि कोई वायर में से कट लग गया होगा और उस पानी के अंदर वो चला गया होगा, उसमें से करंट आ गया उस गेट में, और उसकी वहां पर क्या होगी? डेथ हो गई। अब सोचो कि वो बच्चा घर से अपने सपने लेकर आया था कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, और 3 बार वो अटेम्प्ट भी कर चुका है, बिल्कुल पास जाके वापस आ चुका, और उसकी इस कंडीशन में डेथ हो जाती है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो तो गलती से यूपीएससी का बच्चा था, जो इसको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ने इसको हाईलाइट कर दिया। जैसे द हिंदू में भी है ये, ठीक है, द ट्रिब्यून जो आता है उसमें भी है, ठीक है, हर न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया। तो बेसिकली दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे जो मैनेजमेंट है ना, उसकी दिक्कत है। बात समझ में आ रही है ना?
हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से स्टेट में बहुत सी जगह पर अंडरग्राउंड तुम्हें वायर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन कई जगह पर ओपनली रहते हैं और उन ओपनली की वजह से बहुत सारे जानवरों की या उनके साथ साथ बहुत सारे जो इंसान है उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सिंपल सा इस न्यूज को हल्का सा पढ़ लेना, यूपीएससी न्यूज में है तो थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और बारिश का समय है, अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट है ओवर 1 लाख। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूपीएससी बोर्ड। कितने मेंबर होते हैं यूपीएससी बोर्ड में, हु इज द चेयरमैन एट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, ओवर 1 लाख क्यूसेक लाइकली टू बी रिलीज फ्रॉम द केआरएस डैम, फ्लड वार्निंग इश्यूड। देखो एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, तो आपका कृष्णा सागर डैम। कहां पर बना हुआ है, तो कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, कर्नाटक मैसूर में इसके अंदर इतना पानी भर चुका है कि बाढ़ अगर नहीं चाहते हो तो लगभग 1 लाख क्यूसेक वाटर यहां से निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा, जैसे निकालना पड़ेगा तो अल्टीमेटली ये न्यूज में आगे देखो बारिश का टाइम चल रहा है, हर स्टेट में कहीं बाढ़ आएगी, कहीं डैम्स कहीं पर तुम्हारे ब्रिज गिर जाएंगे, कहीं पर कुछ इंसिडेंट होते रहेंगे। तो मैंने बार बार कहा है इस सीजन में इन वाली न्यूज़ों को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए हमें। तो बेसिकली सिंपल से याद रखना, कावेरी रिवर क्या है, कावेरी रिवर हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, कृष्णा सागर डैम, ठीक है। कब बना शुरू हुआ था, 1913 में। बनकर कब तैयार हो गया था, 1931 में ही बना था, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कावेरी रिवर का दूसरा नाम क्या है, तो सिंपल सा याद रखना पोन्नी रिवर। क्या नाम है इसका, पोन्नी रिवर। और इसी को क्या कहते हैं, कावेरी रिवर को तो याद रखना गंगा ऑफ साउथ। क्या कहते हैं इसी को, गंगा ऑफ साउथ, साउथ की गंगा। अगर पूछे साउथ गंगा किसे कहते हैं, तो याद रखना गोदावरी। किसे कहते हैं, गोदावरी। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो ओल्ड गंगा भी किसे कहते हैं, गोदावरी। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर जो कंप्लीटली इंडिया में फ्लो करती है, गोदावरी, 1465 किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो कावेरी रिवर है ना, इसके ऊपर डिस्प्यूट भी चलते रहते हैं जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको अब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था 1990 में, ठीक है। 2007 में डिसीजन आया था कि कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बार बार न्यूज में आता रहता है, तो हम उस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, डैम की, ठीक है। अब देखो कृष्णा सागर डैम कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर तो याद रखना शिवा समुद्र, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखना। जैसे अभी चेनाब ब्रिज बनाया गया चेनाब रिवर पे, उस पे कौन सा है, थीन डैम कहां पे है, ठीक है। पोंग डैम कहां पर बना हुआ है, बाखड़ा नांगल डैम कहां पे बना हुआ है, कोयना डैम कहां पर है, जहां पर सबसे ज्यादा 1924 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, मेगावाट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो आपका जो कावेरी रिवर है उसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ। कब बनना शुरू हुआ था, 1911 में। बना कब, 31 में। बनाया किसने था, सर एम विश्वेश्वराय ने बनाया था, ठीक है। और लगभग 130 फीट इसकी हाइट है। सबसे हाईएस्ट डैम कौन है, मुझे कमेंट करके बताना विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो ये भी मैं बता देता हूं, कौन सा आपका टिहरी डैम कहां पर, उत्तराखंड में। आप मुझे उसकी हाइट बताना कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, दैट इज टिहरी डैम लोकेटेड एट या सिचुएटेड एट द उत्तराखंड, ठीक है। सिंपल से याद रखना, कौन सी रिवर पे है, भागीरथी रिवर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि इसकी अगर मैं बात कर लूं तो ये कौन सा है आपका, आपकी कावेरी रिवर, ठीक है। सिंपल से याद रखना, कर्नाटक, केरल और यहां से फ्लो कर रही है। नेक्स्ट कौन सा है, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। देखो मेजर डैम्स की बात कर रहा है तो थोड़े से डैम्स को हम पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपसे पूछेगा दुलस्ती डैम कहां पे है, तो जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश के बाघड़ा नांगल, जानते हो ना, 2 to 6 मीटर हाइट सबसे हाईएस्ट था, अब ये सेकंड हाईएस्ट हो चुका है, ध्यान रखना, इन एग्जाम में आते रहते हैं। पोंग डैम वहीं पे, नाफ्ता जाखरी वहीं पे है, टिहरी उत्तराखंड, कोटेश्वर, ठीक है, रामगंगा डैम, ठीक है। उसके साथ आपका रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में 2 मेजर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। गुजरात में सरदार सरोवर, ठीक है। उसके बाद उकाई डैम, काकरापारा डैम, ठीक है। महाराष्ट्र में कोयना डैम, देखो ये आ गया कोयना डैम, ठीक है, जिसपे सबसे ज्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जयशंकर पुशेस फॉर द अर्जेंसी इन रिजोल्विंग स्टैंड ऑफ एट LAC। देखो LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो आपने पढ़ा था कि 2 चीजें हैं, एक है LAC, एक है LOC। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये हमारी किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। ये हमारी किसके साथ है, चाइना के साथ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय 2 सुपर पावर थी, एक था USA, एक था USSR,
ठीक है। और जब ये दोनों सुपर पावर थे तो हमारे जब दो टुकड़े हुए, मैंने कहा ये इंडिया बना, ये पाकिस्तान बना, पाकिस्तान इधर चला गया, हम किधर जाए हमें समझ में नहीं आ रहा था। तब से यूएसए इसका क्या करता है, सपोर्ट करता आता है, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली कि हम क्या चाहते थे, हम अपने पड़ोसियों से रिलेशन अच्छा करना, तो हमने क्या किया 1954 में एक एग्रीमेंट किया, पंचशील प्रिंसिपल्स स्टार्ट की हमने चाइना के साथ, ठीक है। और इंडिया चाइना के साथ ये स्टार्ट हुआ और हमने एक नारा दिया, शायद तुम्हें याद होगा, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदी और चीनी बोलने वाले क्या हैं, भाई भाई हैं। लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली 1962 में वहां का प्रेसिडेंट भारत घूमने आता है और वो देख लेता है भारत में उस समय ना डीआरडीओ था, ना इसरो था, ना कोई वेपन्स थे, कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया, वापस जाने के बाद इंडिया पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद जो आपका स्काई चीन वाला रीजन है उन्होंने ले लिया। और तभी से ये इशू क्रिएट हुआ, कौन सा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखो दिक्कत क्या है यहां पर समझना, कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इसमें इश्यू क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि इंडिया और चाइना दोनों के बीच कौन सी बाउंड्री है जो दोनों को सेपरेट करती है, तो मैकमोहन लाइन। कौन सी है, मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो कि यहां पर बनी हुई है। तो ये मैकमोहन लाइन कितनी है, 3488 किलोमीटर की है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको पूरी दुनिया भी रिकॉग्नाइज करती है, हम भी करते हैं। कब हुई थी मैकमोहन लाइन, कब ड्रॉ की गई थी, 1940 में, सिमला पैक्ट जिसे कहते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही 1962 में हमारी बैटल हुई चाइना के साथ, उसने हमारा क्या किया, स्काई चीन वाला ये वाला रीजन लेकर बैठ गया। जैसे ये रीजन लेकर बैठ गया तो इसको नाम दे दिया LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको चाइना क्लेम करता है 2000 किलोमीटर, चाइना कहता है ये सही है, हम कहते हैं ये सही है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा डोकलाम वाला इशू हुआ था हमारा, ठीक है, तवांग वाला जो इशू हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ये सब चलता रहता है। कल परसों भी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि उसने लास्ट मंथ में क्या किया था, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अपने जो वेपन वगैरह थे वो डिप्लॉय कर दिए, ठीक है। तो ये बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, तो हमारी सरकार इसको रिजोल्व करने की कोशिश करती रहती है। तो बस उसी को दोबारा से डिस्कस किया गया है कि जो चाइना के वो जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह, वो किससे मिले, हमारे एस जयशंकर से, और उन्होंने इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश की। तो सिंपल सा याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये अक्साई चीन वाला रीजन है, ये तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये सारे के सारे रेड में क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। और अच्छे से देखना चाहो तो अक्साई चीन वाला, ठीक है, ये पूरा रीजन कौन बह के बैठा है, चाइना। जबकि हम क्या क्लेम करते हैं, मैकमोहन लाइन, वो क्या क्लेम करता है, LOAC, ठीक है। डिस्प्यूट चला आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा है, 2 होल्स इन द राष्ट्रपति भवन गेट नेम्स रिफ्लेक्टिंग रिपब्लिकन। देखो हुआ क्या, राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे भवन बने हुए हैं, ठीक है, एक ही भवन नहीं है। उसमें कुछ भवन है जिनके नाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि हमें लगा कि अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो हमें अपने हिसाब से नाम रख लेने चाहिए। तो सिंपल याद रखना, एग्जाम में 1 लाइनर में पूछ लेगा। तो याद रखना, आपका जो दरबार हॉल है उसका नाम क्या रख दिया गया, गणतंत्र मंडप, ठीक है। और जो अशोक हॉल है उसका नाम क्या रख दिया गया, अशोक मंडप, बस इतना याद रखना, ठीक है। दरबार जो है उसको हटाकर क्या कर दिया गया, मंडप, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, कहां पर, आपके राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद कौन सा, इंडियाज इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम। देखो हमारे यहाँ पर जो कोल माइनिंग है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा था MMDR, मिनरल्स एंड माइनिंग, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसमें जो टैक्स कलेक्ट करने का जो काम था वो स्टेट का होना चाहिए, सेंटर करती है, उसको अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, शायद पहली न्यूज में हमने पढ़ा था। इसके अंडर लिखा गया है कि कौन माइनिंग कर सकता है, तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, प्रॉपर साइंस का यूज होना चाहिए। अनसाइंटिफिक तरीके से करोगे तो यही होगा। अगर दारू बनाते हो, वाइन बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो, तो साइंटिफिक तरीके से बनाओगे तो हेल्दी है, और ऐसे बनाओगे बिना साइंटिफिक तरीके से तो उसको जहरीली शराब कह देंगे, लोग मर जाएंगे, यही होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसमें लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से माइनिंग करते हैं। शायद हम इसको पिछले महीने पढ़ चुके हैं, उसमें भी किसी स्टेट में, तेलंगाना में क्या होता है, इलीगल माइनिंग में कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। ये कहां का है, गुजरात में इलीगल माइनिंग हो रही थी, कोल माइनिंग, और उसके अंदर क्या हुआ, लेबर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बातें लिखी हुई है, ठीक है। कहां पर, गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जुलाई 13, ठीक है, उस दिन भी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसको सिंपल सा याद रखना, किसका सब्जेक्ट है ये, तो माइनिंग वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो आपके जहां पर कोल ज्यादा निकलता है, उड़ीसा हो गया आपका, ठीक है। उसके साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका कौन सा हो गया, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ आपका झारखंड, इस वाले रीजन में ज्यादा से ज्यादा ये होता है। अब एक बात समझना, भारत जो है ना, भारत इंडिया का जो जीडीपी में जो आपका, मैं कह सकता हूं कि इंडिया का जीडीपी के अंदर जो कोल माइनिंग सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। लेकिन अगर देखोगे दूसरी तरफ अफ्रीका,
ठीक है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को कंपैरिजन करोगे तो इनका लगभग ऑलमोस्ट 6 to 7% जीडीपी में रोल रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहां पर अच्छे से क्या है मैनेज किया हुआ, यहाँ पर नहीं है। वही सब बात इसमें डिस्कस की गई है, जस्ट सिंपल सा। और उसमें होता है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइगेशन, जिसमें क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हो जाती है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लीगल तरीके से माइनिंग होती है और बाद में बहुत सारे जानवर भी उसमें मर जाते हैं। वो सब इश्यू चलता रहता है, इसको जस्ट पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो बेसिकली कोयला कहाँ मिलता है, तो याद रखना ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स हमेशा कहाँ पर मिलती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो रॉक्स है ना, वो रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी रॉक्स हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, तो सिंपल से याद रखना, एक हमारे पास कौन सी होती है, सबसे पहले कौन सी आती है, तो सबसे पहले इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। फिर कौन सी आती है हमारे सामने, तो दूसरे नंबर पे आती है आपके सामने सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरी कौन सी आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो याद रखना ये इग्नियस, ये नेचुरल तरीके से, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये आपका अर्थ है, यहां से लेयर्स पर बनी हुई थी, यहां से लावा बाहर निकला, लावा जैसे बाहर निकला तो यहां से क्या हुआ, कोई मैंने कहा कि माउंटेन क्रिएट हो गया, ये क्या बन गया आपका वोल्केनो बन गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बादल बने, बारिश हुई, हवाएं चली और उसके बाद क्या हो गया, इस वोल्केनो का इरप्शन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया और इसके सेडिमेंटेशन के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े नीचे जमा होते रहे। फिर हजारों लाखों सालों तक जो कह सकता हूं कि एनिमल थे, पेड़ थे, वो वहां पर मरने लगे, मरते 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 लेयर बनती चली गई, चली गई, सेडिमेंटेशन होता रहा। जैसे आपने सुना होगा अरावली की जो हाइट थी किसी टाइम पर हमारे हिमालय से भी 3 गुना हुआ करती थी, लेकिन आज देखो कितना छोटा हो गया सेडिमेंटेशन से। अब क्या हुआ, सेडिमेंटेशन होता रहा तो जीव जंतु दबते चले गए, बाद में उन्हीं का ट्रांसफॉर्म हो गया, कोई कोयला बन गया, कोई पेट्रोल बन गया, कोई डीजल बन गया, फॉसिल फ्यूल्स बन गए, इन्हीं को तो कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और ये लिमिटेड है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कहां पे है, जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएंगी, तो मैक्सिमम ये कहां पर मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, कुछ कुछ में मेटामॉर्फिक में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, आपसे अगर गलती से पूछ ले कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स मोस्टली मिलते हैं। अगर मार्बल्स की बात करें, किचन मटेरियल की बात करें, तो वो कहां मिलते हैं, तो वो याद रखना आपके मेटामॉर्फिक में मिलते हैं, जैसे राजस्थान में मार्बल की माइनिंग और ये सब है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन को पढ़ लेना, कभी अगर डिटेल में आएगा तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, इज द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल ड्रैकोनियन। देखो है क्या, अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र जो है ना वो एक बिल लेकर आया जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। अभी एक्ट नहीं बनाया, ध्यान रखना। और ये किस लिए लाया गया है, तो सिंपल से याद रखना, टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ द नक्सलिज्म इन द अर्बन एरियाज। अब कहोगे सर नक्सलिज्म क्या होता है, तो देखो नक्सलिज्म 1967 से स्टार्ट हुआ था। कहां से, नक्सलबाड़ी एक गांव था वेस्ट बंगाल में, और इसके स्टार्ट होने का रीजन क्या था, इसको हम क्या कह देते हैं, माओइस्ट भी कह देते हैं। क्या था इसके स्टार्ट होने का रीजन, तो आपको पता है कि उस समय ब्रिटिशर्स का जब रूल था तो वो 3 इकोनॉमिकल पॉलिसी लाए थे। एक का नाम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। क्या नाम था एक का, परमानेंट सेटलमेंट। कब आया था, 1793, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। एक का नाम क्या था आपका, रयतवाड़ी, ठीक है, रयतवाड़ी। और रयतवाड़ी कब आया था, तो याद रखना 1820। उसके बाद तीसरा कौन सा था, तो आपने पढ़ा होगा महलवाड़ी, ठीक है। और महलवाड़ी कब आया था आपका, तो 1822। इस समय हमारे कौन थे गवर्नर जनरल, तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इस समय कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और इस समय हमारे कौन थे गवर्नर जनरल, तो याद रखना इस समय भी कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि वो 13 से 23 तक थे। अब क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पर 3 पॉलिसी लगाई गई। हमारे ब्रिटिश इंडिया, देखो 2 इंडिया थे, एक था इंडिया, एक था ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स के पास था। तो ब्रिटिश इंडिया के 51% सॉरी ब्रिटिश इंडिया के 19% पार्ट पर क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। 51 पर क्या था, रयतवाड़ी। 30 पर क्या था, महलवाड़ी, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। अब हुआ क्या कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जो एक्चुअल में जो जमीन की ओनरशिप थी वो ले ली जमींदारों ने, तो जो किसान थे वो क्या हो गए, जो उनकी जो जमीन थी वो छीन गए, वो बेचारे मजदूर बन गए। लेकिन महलवाड़ी और रयतवाड़ी में जमीन का ओरिजिनल ओनर किसान ही था, इसलिए इन इलाकों में ये देखने को नहीं मिलता है। परमानेंट सेटलमेंट कहां पे था, बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है। रयतवाड़ी कहां पर थी, तो आपके बंगाल और मद्रास में। महलवाड़ी कहां पे थी, तो नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब राजस्थान और इस वाले रीजन में, गंगा वैली वाले रीजन में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे इंडिपेंडेंट हो गया तो इन किसानों को लगता था कि एक दिन हमारी जमीन मिल जाएगी। लेकिन जैसे 1949 में 47 में हम आजाद हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना,
आपको पता है कि हमने 28 ऑफ द जनवरी से क्या शुरू कर दिया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू कर देती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू कर देती है तो सारे के सारे केस किसके आते हैं, जमीनों के। तो जब जमीनों के केस आते हैं तो हमारी सरकार दुखी हो जाती है कि यार सारे केस यही रिजोल्व करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे आगे। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया कि एक शेड्यूल जोड़ा जाए। उसी टाइम पर सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल जोड़ा गया था, शेड्यूल 9। आपको पता होगा ओरिजिनल कितने शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 8, अब कितने, 12। जो पहला था 9th, वो कब जोड़ा गया था, तो याद रखना वो जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951, उससे हमने 9th शेड्यूल जोड़ा। और जो 9th शेड्यूल जोड़ा उस 9th शेड्यूल को क्या नाम दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स को हम क्या कह देते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लैक होल। यानी कि इसमें अगर कोई चीज चली गई तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कह दिया गया अगर कोई जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होंगे आप कोर्ट में नहीं आ सकते। अब हुआ क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, वो जो गरीब किसान थे जो बेचारे बेघर हो चुके थे वो क्या चले गए, जंगलों में चले गए। उन्होंने नक्सलवाड़ी गांव से 1967 में हथियार उठा लिए, सरकार के अगेंस्ट हो गए, एक्टिविटीज करने लगे ताकि उनको जमीन मिल सके। और अब जैसे जैसे सरकारें बनती रही, टाइम पास होता रहा, पॉलिटिक्स चलती रही, पॉलिटिशियंस अपना गेम खेलते रहे और आज ही हमारे लिए क्या बन चुके हैं, इंटरनल थ्रेट बन चुके हैं। बात समझ में आ रही है। इनसे निपटने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, लेकिन सरकार इनको आगे से मारती नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे लोग हैं ये थोड़े से बहक गए हैं ना, तो इनको ठीक करके वापस लाना है। तो आपने देखा होगा बहुत बार ये सरेंडर कर देते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये जो नक्सलिज्म है ना, बेसिकली कहां पे था, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस रीजन में, क्योंकि ये पूरा कंबाइंड रीजन क्या हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आपका उड़ीसा, आपका आज का वेस्ट बंगाल, आपका बांग्लादेश, आपका झारखंड, तेलंगाना, सब उसी में आता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये लोग धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। तो अपने स्टेट में, महाराष्ट्र में नक्सलिज्म ना फैले, उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कौन सा बिल लेकर आई, तो सिंपल से याद रखना, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। किसके लिए, इसके लिए। अगर लागू हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, फिर हम पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो नक्सलिज्म या नक्सलवादियों के बारे में 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, फिर कभी आएगा तो हम इसको फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आप पढ़ लेना, हु इज एन अर्बन नक्सल, इज इट एनीवन हु एक्सप्रेस डिसेंट और डिसएग्रीज विद द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है, देयर आर नक्सल ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन विच डू एग्जिस्ट बट टेरर फंडिंग। मतलब क्या है, पहले तो ये हमारी सरकार से नाराज थे, पहले तो हमारी गवर्नमेंट से नाराज थे, तो इनको जमीन चाहिए थी अपनी। अब क्या हो रहा है, टेररिस्ट इनको फंडिंग कर रहे हैं कि भाई तुम सरकार को खिलाफ कुछ भी करते रहो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बात समझ में आ रही ना, तो इसको कैसे खत्म किया जाए, उसी के ऊपर ये बिल लाया जा रहा है। तो सिंपल से याद रखना, नक्सलिज्म क्या होता है, कब आया था, क्यों नहीं आया था, उसका रीजन क्या था आने का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ध्यान रखना, यही 3 पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स ने हम पे इंपोज की हुई थी। ठीक है, तीनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा है, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है तो हम उसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।